हेलो बच्चों, आज हमारा टॉपिक है वेक्टर्स। बच्चों, जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है उनको हम प्रमुख रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम दो भागों में बांटते हैं, एक स्केलर एंड एक वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है, और वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं अपन कि 20 मीटर, और एक एग्जाम्पल लेते हैं हम 20 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट। बच्चों, देखा जाए तो दोनों लेंथ है, 20 मीटर भी लेंथ है और ये 20 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट भी लेंथ है। परंतु ये जो 20 मीटर लेंथ है इसके अंदर अपने को डायरेक्शन कहीं दी हुई नहीं है कि भाई बस लेंथ है 20 मीटर, इसको हम डिस्टेंस बोल देते हैं। और ये जो है 20 मीटर की जो लेंथ है ये डायरेक्शन के साथ में है, तो इसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। यानी स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना हो केवल मैग्नीट्यूड से काम चल जाता है, जबकि वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना हो तो हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। अब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि आप कैपिटल लेटर लिखो, जैसे ये कैपिटल, और इसको बोल्ड करो, ठीक है ना, और इसके ऊपर एरो का निशान लगा दो। यानी बोल्ड कैपिटल लेटर के ऊपर एरो लगा देने से वो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होता है, जिसके अंदर इसका मैग्नीट्यूड दिखाना हो कि भाई इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है। जब तो हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ये तो है मैग्नीट्यूड। वेक्टर के दोनों साइड में एक एक किस तरीके से पैरेलल लाइन खींच देते हैं, तो ये तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड का रिप्रेजेंटेशन। और डायरेक्शन कौन सी होगी? डायरेक्शन जो ये एरो हेड की जो डायरेक्शन है वो वेक्टर की डायरेक्शन होगी। ग्राफिकली यदि हमें रिप्रेजेंट करने की बात आती है तो बच्चों, जैसे हमें कुछ कहा जाए कि भाई ये 20 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट कोई डिस्प्लेसमेंट है, इसको आप वेक्टर में ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो। तो बच्चों, 20 किलोमीटर लंबी तो कोई लाइन हम खींच नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, एक स्केल ले लेते हैं, स्केल लिख लेते हैं कि भाई 10 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो 20 किलोमीटर की कितनी होगी? 2 सेंटीमीटर। तो हम 2 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच देंगे। ये तो हो गया हमारे वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन जैसे इसने कहा ईस्ट की ओर, तो डायरेक्शन जैसे मान लीजिए नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, तो ये एक्स एक्सिस की ओर जो डायरेक्शन वो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर ईस्ट की है, तो हमने इधर इसका तीर का निशान ये ऐसे लगा दिया, यानी एरो हेड इस दिशा में कर दिया। ये हमारे मैग्नीट्यूड तो हो गया शो इसकी लेंथ से, और डायरेक्शन शो हो गई इसके एरो हेड से। अब बच्चों, जैसे कोई एक वेक्टर है हमारे पास में, एक वेक्टर है ए, ठीक है, एक वेक्टर है ए। अच्छा, एक बच्चों याद और रखना कि जैसे ये वेक्टर हमने कहा था, तो ये वेक्टर का जो रिप्रेजेंट हम करते हैं ग्राफिकली, तो ये जो एरो है, इस एरो का जो इनिशियल पॉइंट है जहाँ से वेक्टर की शुरुआत होती है, ये इनिशियल पॉइंट जो कि इसकी टेल है, इसको हम इनिशियल पॉइंट भी कहते हैं। और ये एरो की जो है टेल है, और ये जो है एरो का हेड है, और ये है फाइनल पॉइंट, ठीक है ना। तो एरो को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो वेक्टर का जो रिप्रेजेंटेशन देते हैं एरो के द्वारा, तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की ओर देते हैं, यानी टेल टू हेड। हेड जो एरो का है वो डायरेक्ट करता है वेक्टर की डायरेक्शन कौन सी है। अब यदि मान लो जैसे मैं यहाँ पे इनिशियल पॉइंट जैसे ओ है और फाइनल पॉइंट ए है, तो लिखूंगा कैसे? मैं लिखूंगा वेक्टर को ओ ए, वेक्टर फ्रॉम ओ टू ए, या वेक्टर ओ ए लिखूंगा। और जनरली हम दो न लिख करके इस तरह से डिजिट, दो जो है लेटर ना लिख करके हम ऐसे लिख देते हैं, ये वेक्टर ए, यानी ये वेक्टर ए है। ये इस तरीके से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो आगे हम जहाँ भी देखेंगे तो हम ऐसे ही लिखेंगे, ये वेक्टर ए। अच्छा, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने अभी बताया था कैपिटल लेटर और बोल्ड होना चाहिए, परंतु जब हम पेन से काम करते हैं तो बार बार बोल्ड नहीं कर पाते हैं, तो हम केवल कैपिटल लेटर लिख के और उसके ऊपर एरो हेड दिखा देंगे। यही वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। और जैसा मैंने बताया, मैग्नीट्यूड दिखाना है तो इसका हम इस तरीके से मैग्नीट्यूड दिखा देंगे, और जनरल वे में ये वेक्टर ए, वेक्टर बी हम इस तरीके से लिख देंगे। अब मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन बाय स्केलर्स।
जैसे हमारे पास में ये वेक्टर है ये ए, अब कोई एक स्केलर है, स्केलर का मतलब जैसे कोई एक नंबर है 5, हमें इस वेक्टर को 5 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है नहीं, कोई भी डिजिट कोई भी स्केलर हो सकता है, मान लीजिए ये स्केलर m है, तो हमने इसको m से जो है मल्टीप्लाई किया, तो क्या हुआ बच्चों, इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड था, इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड था वो तो हो गया 5 टाइम्स, और डायरेक्शन रहेगी सेम, तो हम इसको फिर इस तरीके से ही रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे एक वेक्टर है ये मान लीजिए वेक्टर है, और इसकी ये मान लीजिए आपके मैग्नीट्यूड इसका है 2, और ये इनिशियल पॉइंट है और इधर ये फाइनल पॉइंट है, डायरेक्शन इसकी ये है। अब इसको कहा जाए ये वेक्टर ए है, ठीक है ना, और इसको आपको कहा गया है कि 3 से मल्टीप्लाई करो, वेक्टर ए को 3 से मल्टीप्लाई करो, यानी 3a क्या होगा ये दिखाना है। तो जो मैग्नीट्यूड ये 2 सेंटीमीटर था, तो इसको तो कर दो आप 2 की जगह 6, ये 2 4 6, ये पूरा सीधी लाइन है, ये हो गया मैग्नीट्यूड, तो इसका बढ़ गया 3 टाइम्स, और डायरेक्शन रहेगी इसकी सेम, इसको हम कर देंगे ऐसे कि ये 3a हो गया, ठीक है। अब बच्चों आता है कि एंगल बिटवीन वेक्टर्स, हमें 2 वेक्टर दिए हुए हों, कोई एक वेक्टर ये दिया हुआ है a, और एक वेक्टर मान लो दिया हुआ है कोई ये b, इनके बीच एंगल कितना होगा, तो बच्चों इनके बीच में एंगल होता है ये एंगल थीटा है, जिसको हम थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए या इस एंगल को निकालने के लिए हमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ देखनी है वो ये देखनी है कि दोनों जो वेक्टर है वो इनिशियली एक पॉइंट से ही चालू होने चाहिए, एक पॉइंट से ही शुरू होने चाहिए, यानी इनका इनिशियल पॉइंट सेम होना चाहिए। यदि एक वेक्टर इस तरीके से है और दूसरा वेक्टर मान लीजिए ये मैं लगा देता हूँ ऐसे, इस तरीके से इस साइड में कर दूँ, मान लो जैसे ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर मान लीजिए बी है, तो इनके बीच का यदि मुझे कहता है ये एंगल है, तो मैं वो एंगल नहीं होगा ये, क्यों कि इसका तो ये इनिशियल पॉइंट है ए वेक्टर का, और बी वेक्टर का ये फाइनल पॉइंट है, जो एरो हेड जो फाइनल पॉइंट है, ये दोनों नहीं मिलने हैं, मिलाना है अपने को क्या है, दोनों के इनिशियल पॉइंट। तो इसको फिर मैं कैसे करूँगा कि इसको इसी डायरेक्शन में इतना ही मैग्नीट्यूड, जितना मैग्नीट्यूड बी का है उतना ही मैग्नीट्यूड, और सेम डायरेक्शन में इस वेक्टर को मुझे आगे की ओर इस तरह से बढ़ाना होगा। अब जो ये वेक्टर बी है और ये ए है, इसके बीच का जो एंगल है ये एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी कहलाएगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ये जो है करीबन 13 ये पूरे वेक्टर है जो आपको पढ़ने हैं, और सबकी डेफिनेशन भी आपको आनी चाहिए। सब ज़्यादा इनका उपयोग जो होगा वो तो देखो आगे ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर और यूनिट वेक्टर, इनका ज़्यादा उपयोग होगा, परंतु इन वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए भी इनकी कहीं न कहीं ज़रूरत पड़ेगी। तो बच्चों मैं शॉर्ट में ही सारा बता देता हूँ, क्योंकि इसके लिए इतना ज़्यादा समय लगाने की आवश्यकता नहीं है। कोलिनियर वेक्टर वो होते हैं जो एक ही लाइन के अलोंग होते हैं, अलोंग ए लाइन। अब वो लाइन जैसे एक वेक्टर है, ये मैं आपको यही बताता हूँ सारा। कोलिनियर वेक्टर का मतलब एक वेक्टर जैसे ये ए, ठीक है, अब दूसरा वेक्टर ये बी, एक ही लाइन के अलोंग है, ये कोलिनियर वेक्टर हो गए। अब जैसे ये वेक्टर ए और इसके बिल्कुल पैरेलल यदि दूसरा वेक्टर है बी, ये भी कोलिनियर ही आएंगे, क्योंकि ये दोनों एग्जैक्टली पैरेलल है। ये यदि कोई एक वेक्टर हो, जैसे ये है, ये वेक्टर है जैसे ए, यहाँ से शुरू हुआ, और ये वेक्टर है बी, एक ही लाइन पे है, दोनों ही डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है पर अलोंग सेम लाइन है, तो ये भी कोलिनियर वेक्टर है। तो कोलिनियर वेक्टर के अंदर नंबर 1 मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकते हैं, डायरेक्शन या तो सेम होगी या अपोजिट होगी, यानी इनके बीच में जो एंगल है दोनों वेक्टर के बीच में या तो 0 डिग्री का होगा, जैसे इसमें ए और बी में 0 है, यहाँ पे ये 0 डिग्री का एंगल है, और यहाँ पे जो है ये एंगल जो है आपके 180 का है, या तो 0 होगी या 180 होगी। दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल जो है या तो 0 डिग्री का या 180 डिग्री का होगा। पैरेलल वेक्टर कहो, चाहे लाइट वेक्टर कहो, चाहे को डायरेक्टेड वेक्टर कहो, ये वो वेक्टर होते हैं जो आपस में पैरेलल होते हैं, यानी कोलिनियर तो ये हो ही गए। अब कोलिनियर वेक्टर में तो
डायरेक्शन अपोजिट भी हो सकती है, जैसा कि हम ये यहाँ देख रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन भी हो सकती है। परंतु पैरेलल वेक्टर में डायरेक्शन अपोजिट नहीं हो सकती, डायरेक्शन सेम रहेगी, परंतु इनके मैग्नीट्यूड जो है वो अलग अलग भी हो सकते हैं। इसके बाद आता है एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर का मतलब है या अनलाइक वेक्टर, ये दोनों वेक्टर जो से एक वेक्टर ये है तो दूसरा वेक्टर जो होगा वो इसके अपोजिट होगा, ये इस तरीके से अपोजिट होगा। या यूं कह दीजिए कि एक वेक्टर ये है तो दूसरा वेक्टर ये है, यानी कोलिनियर वेक्टर जो है हमने जो भी पढ़ा ये सेम डायरेक्शन में भी हो सकते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में हो सकते हैं, परंतु पैरेलल वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे और एंटी पैरेलल वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। मैग्नीट्यूड किसी का कितना भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु जब बात करते हैं हम इक्वल वेक्टर की, तो इक्वल वेक्टर पहली बात तो वो पैरेलल वेक्टर होने चाहिए, यानी डायरेक्शन दोनों की सेम होनी चाहिए। पैरेलल वेक्टर यानी दोनों की डायरेक्शन सेम, साथ ही दोनों के मैग्नीट्यूड भी सेम होने चाहिए। इक्वल वेक्टर के अंदर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम होने चाहिए, ये ध्यान रखना। अब तक जो हमने पढ़ा था इनमें डायरेक्शन या तो जैसे पैरेलल में डायरेक्शन सेम थी, एंटी पैरेलल में डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट थी, परंतु मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकते थे। इक्वल में मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। अब आते हैं अनइक्वल। अनइक्वल वेक्टर जो होते हैं इनके अंदर डायरेक्शन तो कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, परंतु मैग्नीट्यूड जो होगा वो सेम होगा। सेम मैग्नीट्यूड के दो वेक्टर किसी भी एंगल पे हो सकते हैं, जैसे एक वेक्टर ये ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर बी, ये दोनों के मैग्नीट्यूड तो सेम है, इसका और इसका मैग्नीट्यूड सेम है, पर डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, दोनों जो है अपोजिट भी हो सकते हैं, किस तरीके से भी हो सकते हैं, ये अनइक्वल वेक्टर। परंतु इसमें भी जब स्पेशल कंडीशन आती है कि अनइक्वल वेक्टर के अंदर यदि इनकी डायरेक्शन एकदम अपोजिट है, यानी 180 डिग्री का दोनों के बीच में अंतर है, यानी एंटी पैरेलल वेक्टर हो जाए ये, और मैग्नीट्यूड सेम हो। इधर ये एंटी पैरेलल वेक्टर के अंदर तो क्या था कि मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता था, कोई जरूरी नहीं था कि सेम हो, केवल डायरेक्शन ही अपोजिट होनी चाहिए थी। पर अनइक्वल वेक्टर के अंदर डायरेक्शन यदि अपोजिट हो जाए, मैग्नीट्यूड तो सेम है ही, परंतु डायरेक्शन यदि अपोजिट हो जाए तो उसे हम नेगेटिव वेक्टर कहते हैं। अनइक्वल वेक्टर और नेगेटिव वेक्टर में यही अंतर है कि नेगेटिव वेक्टर और अनइक्वल वेक्टर दोनों में मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, पर नेगेटिव वेक्टर में डायरेक्शन 180 डिग्री की होगी, परंतु अनइक्वल में डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है। कॉन्करेंट वेक्टर्स का मतलब होता है को इनिशियल, यानी कोई वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो, जैसे इसका इनिशियल पॉइंट, इसका इनिशियल पॉइंट, इसका इनिशियल पॉइंट, ये सारे एक ही इनिशियल पॉइंट से शुरू होते हैं। इसका मतलब सारे ये वेक्टर जो है कॉन्करेंट वेक्टर है। को प्लेनर वेक्टर का मतलब होता है प्लेन सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम प्लेन में होना चाहिए, उनके मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, उनकी डायरेक्शन कुछ भी हो, पर प्लेन सेम होना चाहिए। अब प्लेन का क्या मतलब होता है? प्लेन का मतलब है जैसे ये एक्स वाई एक्सिस के द्वारा ये जो प्लेन बना है, इस प्लेन के अंदर एक वेक्टर मान लीजिए ये है, दूसरा वेक्टर ये है, दोनों एक ही प्लेन में है, ये कोप्लेनर है। अब ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या है कि कोई कोप्लेनर वेक्टर है, परंतु उनके बीच में यदि एंगल 90 डिग्री का है। कोप्लेनर वेक्टर में एक स्पेशल टाइप हो गया जिसमें दो वेक्टर के बीच में एंगल यदि 90 डिग्री का है तो वो ऑर्थोगोनल वेक्टर हो गए। जीरो वेक्टर या नल वेक्टर के अंदर क्या है कि मैग्नीट्यूड जो होता है वो जीरो होता है, मैग्नीट्यूड होता है जीरो, और डायरेक्शन जो होती है इसकी जीरो वेक्टर का, चूंकि मैग्नीट्यूड जीरो है, डायरेक्शन तो होनी है क्योंकि वेक्टर है तो डायरेक्शन होगी, परंतु ये डायरेक्शन जो है कोई डिफाइंड नहीं होती है। डायरेक्शन को हम कुछ कह नहीं सकते कि क्या कौन सी डायरेक्शन होगी, नॉट डिफाइंड है वो। यूनिट वेक्टर के अंदर क्या होता है बच्चों कि मैग्नीट्यूड जो होता है वो यूनिट ही होता है, हमेशा एक ही होता है, ठीक है ना। और डायरेक्शन जो इसकी होती है यूनिट वेक्टर की, वो डायरेक्शन जो होती है जो ओरिजिनल वेक्टर है उसकी डायरेक्शन में होगा। जैसे मैं आपको समझाता हूं, जैसे कोई एक वेक्टर है ए, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेंगे हम ए। जैसे मैं कहता हूं कि 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ये वेक्टर है ए बराबर, ठीक है ना। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसका मैग्नीट्यूड तो हो गया 20 किलोमीटर। अब इस वेक्टर के अंदर
ए में यदि इसके मैग्नीट्यूड का भाग दिया जाए, डिवाइड किया जाए मैग्नीट्यूड से, तो क्या आ जाएगा बच्चों, 20 किलोमीटर ईस्ट टूवर्ड्स ईस्ट डिवाइडेड बाई 20 किलोमीटर। ये कट गया तो क्या बचा पीछे, टूवर्ड्स ईस्ट, ये बच गया। अब आगे मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है, तो ये यूनिट वेक्टर हो गया। तो ए के यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ए के ऊपर कैप लगा देते हैं। तो ए कैप यानी यूनिट वेक्टर ऑफ ए, यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ये यूनिट वेक्टर बहुत ही काम का है और आगे हम पढ़ेंगे, इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी हमें। और बच्चों में बताऊँ, जैसे अपन लोगों के पास में कोऑर्डिनेट सिस्टम की जो हम बात करते हैं, तो स्पेस में 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर हम किसी पॉइंट को लोकेट करते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। स्पेस को ये 3 जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस हम यूज में लेते हैं। तो एक्स एक्सिस की ओर यदि कोई डायरेक्शन है किसी वेक्टर की, तो उसका यूनिट वेक्टर को हम आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। वाई एक्सिस की ओर कोई वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन वाई एक्सिस की ओर है, तो उसके यूनिट वेक्टर को हम जे कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। और जेड एक्सिस की ओर यदि कोई वेक्टर की डायरेक्शन है, तो उसके यूनिट वेक्टर को हम जेड से के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई, जे और के ये 3 यूनिट वेक्टर है, आई अलोंग एक्स एक्सिस, जे अलोंग वाई एक्सिस और जेड अलोंग के अलोंग जेड एक्सिस। अब बच्चों आता है पोजीशन वेक्टर, जिसे लोकेशन वेक्टर भी कहते हैं क्योंकि यह लोकेशन दिखाता है, या इसे रेडियस वेक्टर भी कहते हैं, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इन दोनों को हम थोड़ा सा डिटेल में और पढ़ते हैं आगे। ये एक समरी है, आप इसे देख सकते हैं। इस समरी के अंदर आपको सारा समझ में आ जाएगा कि ये अलग अलग तरीके के जो वेक्टर है, इनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, और इनमें कोई विशेष चीज़ और कुछ है जो भी मैं बोला, वही मैंने सारा एक टेबल के रूप में इसमें उतार दिया है। अब बच्चों पढ़ते हैं हम पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है किसी पॉइंट की पोजीशन को लोकेट करना। किसी पॉइंट की जो है पोजीशन को लोकेट करने के लिए हम जिस वेक्टर का उपयोग करते हैं उसको हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। अब जैसे कोई एक प्लेन है, अब प्लेन भी हो सकता है और स्पेस भी हो सकता है। प्लेन है तो हम एक्स और वाई 2 डायरेक्शन काम में लेते हैं। स्पेस की बात करेंगे तो हम एक्स, वाई और जेड 3 डायरेक्शन लेंगे। ये इसका ओरिजिन ओ है। इसके लिए हमें एक तो चाहिए कोई न कोई रेफरेंस पॉइंट। जैसे हम सारा रेफरेंस पॉइंट हम यहाँ ओ से लेते हैं पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब मान लीजिए ये कोई पॉइंट है P। इस P पॉइंट को हमें लोकेट करना है कि ये P पॉइंट जो है इस प्लेन में कहाँ पे है। तो यदि हम इसके एक्स कोऑर्डिनेट देखते हैं तो ये मान लीजिए एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ एक्स है और वाई कोऑर्डिनेट इसके जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम के द्वारा हम किसी पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। अब ओ पॉइंट से लेके और पी पॉइंट को यदि हम मिलाया जाए, सीधी लाइन है, ये एकदम सीधी लाइन है, टेढ़ी हो गई मेरे से थोड़ी। ओ से पी को मिलाते हैं तो जो ये वेक्टर ओपी बनता है, ओ से पी को जब हमने मिलाया तो जो बना ओपी वेक्टर, या इसे आप जैसे मान लीजिए सिंपल पी वेक्टर भी बोल सकते हो, ये पोजीशन वेक्टर है। तो पोजीशन वेक्टर पॉइंट पी की पोजीशन को दिखाएगा और इसके लिए हम किसी रेफरेंस पॉइंट को लेंगे और हम यहाँ रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन को ही चुन रहे हैं। तो ओरिजिन से लेके और पी पॉइंट तक जो सीधी लाइन खींची, डायरेक्शन जो है इसकी ये हुई, इसको हम डायरेक्शन दे देंगे हम इस एंगल थीटा से कि भाई ये थीटा डिग्री ऊपर है। अब मान लीजिए कोई एक पॉइंट पी यहाँ होता तो हम इसको ऐसे मिलाते, ये पोजीशन वेक्टर हो गया, इसकी ये डायरेक्शन यानी कि इसका जो एंगल थीटा ये इतना हो गया। ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये है पोजीशन वेक्टर में। अब ये पॉइंट जैसे x है और y है, इसको अपन रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो हम लिखेंगे OP बराबर, या सिंपल यदि ये कह देते हैं कि वेक्टर P बराबर अब x और y। अब x डायरेक्शन जो है इसका यूनिट वेक्टर हमने कहा था i होता है, तो हमने कहा x तो हो गया मैग्नीट्यूड और i कैप इस साइड का यूनिट वेक्टर प्लस y j कैप, यानी P को रिप्रेजेंट करेंगे हम ऐसे। यदि ये कोई पॉइंट हम स्पेस में लेते
तो P पॉइंट के यदि कोऑर्डिनेट हम मानते हैं x, y और z है, तो पोजीशन वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? पोजीशन वेक्टर P इज इक्वल टू x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। बच्चों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, पोजीशन वेक्टर को कैसे लोकेट करना। इसके आगे हमारे पूरी की पूरी स्टडी जो करेंगे उसमें जगह जगह ये कहीं स्पेस का तो कहीं प्लेन का ये चीज़ हमारे सामने आएगी। ये पोजीशन वेक्टर रहता है। और लास्ट में जो बचता है थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बच्चों स्पेस में जैसे एक कोई पॉइंट है जो यहाँ ए पॉइंट से रवाना हुआ, ये कोई ऑब्जेक्ट है जो ए पॉइंट से रवाना हुआ और बी पॉइंट तक पहुँच गया। ये ए पॉइंट उसकी इनिशियल पोजीशन है और ये जो इसकी फाइनल पोजीशन है। तो यदि हमें वेक्टर के द्वारा रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे? ए से बी को हम मिलाएंगे और ए से बी की ओर डायरेक्शन दे देंगे। तो ये ए से बी जो है ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, जो क्या बताता है कि ऑब्जेक्ट का इनिशियल पॉइंट ये है, इनिशियल पॉइंट से वो शुरू होता है और फाइनल पॉइंट तक वह पहुंचता है। इसके द्वारा कवर्ड किया गया जो डिस्प्लेसमेंट है वो है ए बी। परंतु हम जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो पोजीशन वेक्टर के रूप में करेंगे। तो कैसे करेंगे? हम कहेंगे कि ये है हमारा रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट से हमने पॉइंट ए को मिलाया, यानी पॉइंट ए का जो पोजीशन वेक्टर है वो तो है ये, और पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर जो है वो है, थोड़ा तिरछा हो जाता है बच्चा, ये पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर ये हो गया। तो ये रेफरेंस पॉइंट ओ है। तो ये ए पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, ये बी वेक्टर बी जो है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, और ये ए से बी को मिला के जो ये ए बी वेक्टर बना है, ये ए बी वेक्टर जो है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहलाता है। इनके आगे की कैलकुलेशन हम आगे करेंगे जब हम आगे वेक्टर्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे। तो इसके साथ ही टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पूरा होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। थैंक यू।